नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मयंक गौतम। आपका स्वागत है आपके अपने हिंदी वाले गुरुजी चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी भाषा से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। भाषा टॉपिक पर संभवतः जितने प्रश्न आ सकते हैं या जितने प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन सभी का यहाँ संकलन करने की मैंने कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। मेरे हिसाब से तो इससे ज़्यादा भाषा के बारे में किसी परीक्षा में नहीं पूछा जा सकता। इससे कम पूछा जा सकता है, इससे अधिक नहीं पूछा जा सकता। तो चलिए शुरू करते हैं अपना हम वीडियो। ठीक, मैं आपसे ये जो प्रश्न पूछूंगा, आपको मैं कुछ समय दूंगा, आपको उसका उत्तर लगाना होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि किसी भी बोली का चरम रूप क्या होता है। किसी भी बोली का चरम रूप क्या होता है। ठीक, किसी भी बोली का चरम रूप क्या होता है, लगाइए इस प्रश्न को। हाँ जी, देखिए, किसी भी बोली का चरम रूप। बोली से भाषा बनती है, भाषा से मानक भाषा बनती है, मानक भाषा से राजभाषा या राष्ट्रभाषा बनती है या दोनों बनती है, और सबसे बड़ा रूप होता है किसी भी बोली का विश्व भाषा बन जाना। जैसे अंग्रेजी जो भाषा है एक समय पर एक बोली के रूप में थी, आज वो एक क्या है, विश्व भाषा के रूप में या इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में प्रयोग हो रही है, इसलिए उसे विश्व भाषा भी कहा जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आपके दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, भाषा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। देखिए, यदि भाषा शब्द की पूछ रहा है, ठीक है, चलिए लगाइए आप अपने अपने उत्तर। हाँ जी, अब इसका उत्तर देखते हैं। भाषा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। देखिए, भाषा जो शब्द है वो संस्कृत से आया है, और संस्कृत से आया है तो इसकी उत्पत्ति किससे हो जाएगी, संस्कृत भाषा से। तो ठीक है, आपका ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है नंबर 3 कि भारत में सर्वाधिक किस भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। भाषा परिवार कह लीजिए या भाषा समूह कह लीजिए, लगाइए आप अपना उत्तर लगाइए। हाँ जी, सही। देखते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर हो जाएगा भारोपीय भाषा परिवार। ठीक है, भारोपीय भाषा परिवार भारत में 73% लोगों के द्वारा बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है आपका, एक सेकंड। हाँ जी, प्रश्न नंबर 4 आपका क्या है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की नहीं है। ठीक है, भारोपीय परिवार की नहीं है, आप अपना अपना उत्तर लगाइए। देखिए, हिंदी भी है, उत्तर देख लेते हैं। हिंदी भी है, संस्कृत भी है, बंगाली भी है, कौन सी नहीं है, संथाली। ठीक, ये किस भाषा परिवार की है, इसको जानने के लिए आप मेरा वीडियो पुराना देखिए। भाषा के आधार पर, वो परिवार के आधार पर भाषाओं का वर्गीकरण। चलिए प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 5वां प्रश्न है, आकृति के आधार पर हिंदी भाषा है। अगर आपने मेरा वीडियो भाषाओं का आकृति मूलक वर्गीकरण देखा है तो आप इस प्रश्न को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे और लगा भी लेंगे। ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये वाला। ठीक, इम्पोर्टेंट। चलिए उत्तर लगा लिया होगा आपने। चलिए देखते हैं अब। देखिए, आकृति के आधार पर यदि हिंदी भाषा की बात करी जाए तो हिंदी भाषा है वियोगात्मक। ठीक है, अयोगात्मक चीनी भाषा होती है। ठीक, संयोगात्मक का ही कुछ समय बाद वियोगात्मक रूप हो जाता है, तो हिंदी हमारी कैसी भाषा है, वियोगात्मक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न 6 कि भारतीय भाषाओं के विकास का सही क्रम क्या है। भारतीय भाषाओं के विकास के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को देखिए। उसके जरिए आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, और ये कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आप अपने ऑप्शन लगाइए, पढ़ लीजिए। हाँ जी, ठीक है, चलिए देखते हैं।
देखिए सबसे पहले आई वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत को ही वैदिकी कहा जाता है। उसके बाद आई लौकिक संस्कृत, ठीक, लौकिक संस्कृत के बाद आई पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश और उसी से बनी है आधुनिक भारतीय भाषाएं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 है कि वेद किस भाषा में लिखे गए हैं? अब देखिए प्रश्न ये इस तरीके से भी पूछ लेता है, ऑप्शन किस तरीके से देता है, एक में दे देगा संस्कृत दे देगा, प्राकृत दे देगा, पाली दे देगा, हिंदी दे देगा। तो आसान होता है संस्कृत लगाना, लेकिन अगर इस प्रश्न की बात करी जाए तो इसका उत्तर अब आपको लगाने के लिए दो दो संस्कृत दिखाई दे रही है, एक वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत, ठीक है। तो वैदिक संस्कृत आपका इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है कि पाली शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? ठीक है, पाली शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, इसका आप लगाइए ऑप्शन। देखिए मैं बहुत सरल भी क्वेश्चन रख सकता था, लेकिन इतनी मेरी गारंटी है कि अगर आप इनको अच्छी तरीके से कर पाएंगे तो आप समझ लीजिए कि हिंदी भाषा टॉपिक से अगर कोई भी प्रश्न आएगा तो आपका वो छूटेगा नहीं, ठीक है। देखिए पाली शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, इसका उत्तर जानते हैं। इसका जो उत्तर है वो है दीपवंश ग्रंथ में। ये लंका में लिखा गया एक ग्रंथ था जिसमें सर्वप्रथम पाली शब्द का प्रयोग हुआ था, जिसका अर्थ है बुद्ध के वचन। इसको विस्तृत तौर पर जानने के लिए आप मेरे वीडियो को देखिए, उसमें अच्छी तरीके से मैंने इसको समझाया है। चलिए प्रश्न 9 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 है जैन साहित्य किस भाषा में प्राप्त होते हैं? ऑप्शन लगाइए अपने। सभी लोग ये जानते हैं कि जो जैन साहित्य है वो प्राकृत भाषा में लिखा गया। किस में लिखा गया? प्राकृत भाषा में लिखा गया, लेकिन प्राकृत तो यहाँ चारों ऑप्शन में है ही नहीं, तो अब क्या लगाएंगे? तो देखिए संस्कृत में लिखा नहीं गया, ठीक है, अपभ्रंश में लिखा नहीं गया, पाली में लिखा नहीं गया क्योंकि पाली में तो बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे। तो अब बचा क्या आपका? आरसी। असल में आरसी है क्या? आरसी बोली जाती है अर्धमागधी को। क्या? अर्धमागधी। और अर्धमागधी की अगर बात करी जाए तो अर्धमागधी एक प्राकृत का रूप हुआ करता था जिसको बोलते थे अर्धमागधी प्राकृत। असल में जो जैन साहित्य है वो अर्धमागधी प्राकृत में लिखा गया था। याद रखिएगा अगर किसी प्रश्न में भेद पूछा जाए और उपभेद भी उसका दिया हो तो पहले उपभेद को प्रीफर करते हैं। अगर यहाँ पर मैंने ऑप्शन में प्राकृत भी दे दिया होता तब भी आपका ऑप्शन ए ही सही होता। क्यों? क्योंकि उपभेद को पहले लगाया जाता है, भेद को बाद में लगाया जाता है। चलिए बात करते आगे। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है संस्कृत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस पुस्तक में हुआ था? देखिए मैं बहुत अच्छे प्रश्नों को लेकर आया हूँ, बहुत मेहनत करिए आप, इसको वीडियो को जरूर देखिए, लगाइए आप अपना। संस्कृत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस पुस्तक में हुआ है? देखिए ऑप्शन लगाते समय बहुत से लोग ऋग्वेद लगा लेंगे, लेकिन ऋग्वेद इसका उत्तर नहीं है। चलिए आगे बढ़िए, आप अपना लगाइए, मैं बताऊंगा इसका उत्तर सही क्या है। त्रिपिटक से पहले संस्कृत आ चुकी थी तो ये भी नहीं है। अब बचे ये दोनों, महाभारत और रामायण। तो रामायण में, और ये जो रामायण है वो है वाल्मीकि कृत रामायण, वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी थी उसमें सर्वप्रथम संस्कृत शब्द का प्रयोग हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 11वां कि हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ठीक है, हिंदी शब्द का, ठीक। तो हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था ये भी आपने अगर मेरे वीडियो देखे होंगे तो उसमें इसका उत्तर आपको आसानी से मिल जाएगा। तो हिंदी का प्रयोग सर्वप्रथम जिसने किया था वो लोग थे ईरानी। ये जो हिंदी शब्द है ये ईरानियों की देन है, ठीक। इसके बारे में आप मेरे वीडियो देखकर अच्छे से जान सकते हैं। चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है देव भाषा किसे कहा जाता है? ये कई बार प्रश्न पूछा गया है और देखिए यहाँ पर ऑप्शन भी मैंने इसीलिए इस प्रकार दिए हैं कि लौकिक संस्कृत को या वैदिक संस्कृत को। अगर यहाँ पर दिया होता कि संस्कृत, प्राकृत, पाली या हिंदी तो आप संस्कृत लगा देते, लेकिन ऑप्शन मैंने किस तरीके से दिए हैं कि लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत दोनों दे दी और दोनों अलग अलग हैं। तो अब आपको लगाना है तो देव भाषा किसे कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। क्या सही हो जाएगा? वी, वैदिक संस्कृत को देव भाषा कहा जाता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी मैं इसको थोड़ा चलाने में अभी नया ही हूँ। चलिए प्रश्न नंबर 13।
भारत की पहली देश भाषा कौन सी थी? ये बहुत आसान है, कई परीक्षाओं में आया भी है और ज़्यादातर छात्र इसको जानते हैं। तो आप लगाइए अपना ऑप्शन। इसका जो उत्तर है, अब देखते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा पाली। पाली भाषा को भारत की पहली देश भाषा कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, भारत में मुख्यतः कितने भाषा परिवार हैं? ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है, पढ़ाए तो मेरे सभी हैं, सभी प्रश्नों के बारे में आपने अगर मेरी वीडियो ढंग से देखे होंगे तो आप इन प्रश्नों को आसानी से लगा लोगे। ठीक, भारत में मुख्यतः कितने भाषा परिवार हैं? देखिए, अगर बात करी जाए, भारत में 4 भाषा परिवार प्रयोग होते हैं, भारतीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक तथा चीनी तिब्बती भाषा परिवार। ये 4 भाषा परिवार भारत में बोले जाते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। 15वां है, भाषा को कितने प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है? भाषा को कितने प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं? ठीक, प्रश्न समझ में आया हो तो आप अपना इसका उत्तर लगाइए। हाँ जी, लगा लिया। कुछ लोग इसका 3 लगा रहे होंगे, लेकिन इसका सही है 2। बहुत से लोग पढ़ाते भी हैं कि भाषा को 3 प्रकार से व्यक्त किया जाता है, एक मौखिक, एक लिखित, ठीक, और एक और बता देते हैं सांकेतिक। देखिए, सांकेतिक, अगर मैं बात करूं, कोई सी भी ऐसी भाषा नहीं है या एक समय पर जितनी भी भाषाएं थीं वो सांकेतिक रूप में ही प्रयोग होती थीं, या कहा जाए सांकेतिक से ही मौखिक भाषा आई है और लिखित भाषा आई है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में अगर देखा जाए तो सांकेतिक भाषा अब इन लिखित व मौखिक दोनों के ऊपर आश्रित हो चुकी है। ठीक है, और दूसरी बात आपको बता दूं कि व्याकरण में मौखिक हाव भाव व शारीरिक क्रियाओं के लिए कोई नियम कानून है ही नहीं। तो सीधी सी बात है कि सांकेतिक को भाषा का माध्यम या व्यक्त करने का तरीका नहीं माना जाएगा व्याकरण के जरिए। तो आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा सही रहेगा? पहला ही सही रहेगा। ठीक है, आपने आज तक किसी व्याकरण की किताब में देखा है कि बोलते समय हमको हाथ कैसे चलाने चाहिए या आंखों प्रकट करने के लिए कौन से नियम बनाए हैं? कोई आपने कहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा ना। तो बस भाषा को कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं? 2 प्रकार से। ठीक, चलिए, लिखित व मौखिक। भारत की राष्ट्रभाषा है, भारत की राष्ट्रभाषा है, लगाइए अपना अपना ऑप्शन। देखिए, भारत की राष्ट्रभाषा आप देखेंगे, अंग्रेजी विदेशी भाषा ये कभी नहीं हो सकती, संस्कृत अब इतनी बोली नहीं जाती तो ये भी नहीं है, हिंदी हो सकती है लेकिन है नहीं, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? कोई नहीं। हिंदी को संविधान में राजभाषा का दर्जा तो प्रदान किया गया है, लेकिन राष्ट्रभाषा के रूप में परिभाषित नहीं किया गया, इसलिए हम जो ऑप्शन है वो डी को सही करेंगे। लेकिन अगर डी की जगह कोई ऑप्शन दे दिया होता है, यहाँ पर कोई भाषा दे दी होती, जैसे मान के चलो उसने दे दी पंजाबी, क्या दे दी? पंजाबी। अब कौन सी लगाओगे? अब तो भाई सीधी सी बात है कि अब तो चारों ही भाषाएं, तो फिर हम किसको लगाएंगे? उसको लगाएंगे जो हो सकती है या जिसको हम मानते हैं, तब आपका ऑप्शन ए सही होगा। लेकिन यदि ऑप्शन में कोई नहीं दिया है तो इसी ऑप्शन को आपको राइट करना है, लगाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तृतीय प्राकृत किसे कहा जाता है? ठीक है, प्राकृत 3 थी, प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत। लगाइए आप अपना ऑप्शन, तीनों ही नाम इसमें दिए हुए हैं। हाँ जी, लगा लिया। तो अपभ्रंश को तीसरी प्राकृत कहा गया है। प्रथम प्राकृत है पाली, द्वितीय प्राकृत को प्राकृत कहा जाता है, तीसरी प्राकृत को अपभ्रंश कहा जाता है। चलिए 18वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है, पाणिनि जी ने लौकिक संस्कृत का उल्लेख किसमें किया है? ठीक है, पाणिनि जी ने लौकिक संस्कृत का उल्लेख किसमें किया है? उत्तर लगाइए अपना। चलिए देखते हैं, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये पाणिनि जी की किताब थी जिसका नाम था अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का पहला प्रमाणित ग्रंथ है और संभवतः संस्कृत का इसके अलावा कोई प्रमाणित ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, और इसी ग्रंथ को ही मानक मानकर अन्य ग्रंथों की या संस्कृत के व्याकरणों की रचना की गई है। ठीक है, जैसे पतंजलि ने भी इसी के ऊपर महाभाष्य लिखा था, इसी को यानी कि अनुवादित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 19वां।
मागधी अपभ्रंश से विकसित भाषा नहीं है। मागधी क्या है? एक अपभ्रंश है और इससे विकसित भाषा नहीं है। ऑप्शन लगाइए आप अपना। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, मागधी अपभ्रंश की बात करी जाए तो बंगाली भी इससे निकली है, असमिया भी इससे निकली है। ठीक, तो आपका ना ये ऑप्शन सही है ना ही ये ऑप्शन सही है, और ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा फिर। ठीक है, तो क्या हो गया आपका? पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी खस अपभ्रंश से निकली हुई भाषा है या विकसित हुई भाषा है। ठीक, चलिए बात करते हैं 20वें प्रश्न की। और 20वां प्रश्न है, मध्य देश की सभी भाषाओं को हिंदवी किसने सर्वप्रथम कहा था? किसने कहा था? यहाँ सर्वप्रथम रह गया, सर्वप्रथम। चलिए ऑप्शन लगाइए अपने। हाँ जी, ठीक है। चलिए, शरफुद्दीन यज़दी ने भारत की सभी भाषाओं के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग न करके हिंदी को सबसे पहले हिंदी कहा था, और भारत की सभी भाषाओं को हिंदवी ना कहकर मध्य देश अर्थात वह क्षेत्र जहाँ पर हिंदी भाषा का प्रयोग उस समय पर होता था, या कहा जाए इस समय पर ये जो आपका मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का भाग है, कुछ राजस्थान का भाग है, इन सभी को मध्य देश कहा जाता है। तो इस क्षेत्र की जो भाषा थी उसको सबसे पहले हिंदवी कवि ऑफी ने किया था। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? कवि ऑफी समझ लीजिए। शरफुद्दीन यज़दी ने हिंदी को हिंदी सर्वप्रथम कहा था। अमीर खुसरो जी का नाम हिंदवी के प्रचार प्रसार में सबसे पहले लिया जाता है। ठीक है, इसको और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे आप, मेरे वीडियो में देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न है, भाषा शब्द किस शब्द से उत्पन्न हुआ है? भाषा शब्द की उत्पत्ति धातु से हुई है। अब कौन सा धातु है वो इसको आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, उत्तर लगाइए। तो भाषा शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो ही है भाष धातु से। इसका डी ऑप्शन सही है। ठीक, चलिए 22वां प्रश्न, मनुष्य जिसके माध्यम से अपने मन के विचार दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करता है उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, वाक्य, शब्द, भाषा या व्याकरण? ठीक, तो इसका जो ऑप्शन है वो सी सही होगा, अर्थात भाषा। ठीक, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को किसी दूसरे पर प्रस्तुत करता है और उसके विचारों को समझ लेता है। चलिए प्रश्न नंबर 23वां, भारत में सबसे कम किस भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं? मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया था 4 भाषा परिवार, वो चारों भाषा परिवार ये रहे। सबसे ज़्यादा तो भारूपीय बोला जाता है, ये आप ऊपर देख चुके हैं। अब बात करते हैं बच्चे द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। लगाइए ऑप्शन अपने। हाँ जी, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, चीनी तिब्बती। ठीक, 0.7% भारत में इस भाषा परिवार की भाषाओं को बोला जाता है। ऑस्ट्रिक बोली जाती है 1.3, द्रविड़ बोली जाती है 25%, और भारोपीय 73% बोली जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24। क्या हुआ? हाँ जी, 24वां। हाँ जी, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की भाषा है। ठीक, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार अभी ऊपर आप पढ़ के आए हैं, उसकी भाषा है। लगाइए इसमें से आप। बोडो, तेलुगु, उड़िया और संथाली। चलिए देख लेते हैं। बोडो की अगर बात करी जाए तो ये चीनी तिब्बती भाषा परिवार से आया है, तेलुगु द्रविड़ भाषा परिवार से आया है, उड़िया भारोपीय भाषा परिवार से आई है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? संथाली। संथाली भाषा ऑस्ट्रेलियन भाषा परिवार से या ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से आई है। ऑस्ट्रेलियन भाषा परिवार नहीं है, मेरे मुंह से निकल गया, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। ठीक है, चलिए, या इसको एशियाटिक भाषा परिवार भी कहते हैं। चलिए, इंडियो एशियाटिक। 25वां है प्रश्न आपका, पाली भाषा का समय क्या रहा था? चलिए ऑप्शन देखिए और लगाइए अपना। हाँ जी, देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, ये गलत है। ठीक, अगला है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी, ये भी गलत है। 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत है। ये 1505 में संस्कृत रही थी,
एक ईस्वी से 500 तक आपकी प्राकृत रही थी और 500 से 1000 तक आपकी अपभ्रंश रही थी। तो इसका सही कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले पर। अगला है आपका 26वां प्रश्न, भारोपीय परिवार के अन्य नाम हैं। मेरा वीडियो देखा होगा आपने तो आप आसानी से इसको बता देंगे। चलिए देख लेते हैं। भारोपीय भाषा परिवार को भारत हित्ती भी कहा जाता है, इंडो जर्मनिक भी कहा जाता है और हिंद यूनानी भी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न है, छंदस किस भाषा को कहा गया है या कहा जाता है? देखिए ऑप्शन दिए हैं वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली और हिंदी। चलिए अब तक आपने लगा लिया होगा। तो छंदस कहा जाता है वैदिकी को या वैदिक भाषा को। वैदिक संस्कृत जो थी यही वैदिकी कहलाई और इसको छंदस भी कहा जाता है। और ये जो छंदस नाम है वो पतंजलि जी ने प्रस्तुत किया था, अर्थात पतंजलि जी ने, वो पतंजलि नहीं, गलत निकल गया, पाणिनि जी ने इस छंदस शब्द को सर्वप्रथम प्रयोग किया था, या इसको वैदिक संस्कृत को सर्वप्रथम छंदस कहा था। चलिए अगला है 28वां प्रश्न, आभीर किस भाषा को कहा जाता है? आभीर कह लो या इसको आभीरी भी कहा जाता है। ठीक, आभीरी। आभीर किस भाषा को कहा गया है? देखिए प्राकृत है, पाली है, अपभ्रंश है और हिंदी है। ऑप्शन लगाइए आप। हाँ जी, चलिए इसका जो सही है ऑप्शन वो है आपका बी, अर्थात अपभ्रंश। अपभ्रंश को विभ्रष्ट, आभीर, अब्बठ, औहठ आदि नामों से भी जाना जाता है। इसको कभी कभी देसी भाषा भी कहा गया है, देसी भाषा। ठीक, क्या होती है अपभ्रंश भाषा, इसको आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं। चलिए, भाष्य शब्द का अर्थ है, ये प्रश्न बहुत बार आया है, भाष्य शब्द का अर्थ क्या है, लेकिन ऑप्शन मैंने अपने हिसाब से दिए हैं। भाष्य शब्द का अर्थ है, ऑप्शन लगाइए। हाँ जी, इसका जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, बोलना। भाष्य धातु से भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है और ये संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है बोलना या कहना। ठीक, तो बोलना या कहना ही क्या है? भाषा कहलाता है। ठीक है, व्यक्तावाची वर्णा ऐसा तय में व्यक्तवाचः। ठीक, चलिए तीसरा है, अपभ्रंश का पाणिनि किसे कहा जाता है? ऑप्शन लगाइए आप, आखिरी प्रश्न है आपका। हाँ जी, इसका जो सही है वो है हेमचंद्र। ठीक है, ये कात्यायन और जो पतंजलि हैं ये संस्कृत के वैयाकरण हैं या संस्कृत व्याकरण इन लोगों ने लिखा है। तो अपभ्रंश के जो पाणिनि है वो है हेमचंद्र। इनको प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आज 30 क्वेश्चन आपने किए। आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आए हों और ये प्रश्न अगर आपको परीक्षा में दिखाई दे जाएंगे तो शायद ही आपका प्रश्न ये गलत होगा। ठीक है, चलिए आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।